अगर कोई किसान है, कोई खेती कर रहा है तो क्या ही कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे पास सॉफ्ट लीडरशिप की बहुत कमी है, वैसी लीडरशिप हमारे पास नहीं है। आप किस चीज को किस तरह से बता रहे हैं? सर्कस करते हैं। आ गई फेमिनिस्ट्स आ गई। एक्नॉलेजमेंट के बिना चेंज नहीं आएगा। ये खराब हुआ है। मैंने भी जवाब दिया, फ्री पास है, कुछ भी कहते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मौसमी। आप सुन रहे द सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान, एक जर्नलिस्ट, पोएट, स्टोरी टेलर और एक बिजनेस वुमेन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्यांशी शुमराव के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनकही और मज़ेदार बातें। बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांशी जी आपको हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आई और मैं आपसे ये बातचीत करने वाली हूँ। थैंक यू। आपके बचपन से रिलेटेड जब मुझे पता चला कि आप आ रही है तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। तो आपके बचपन के बारे में बहुत खास जानकारी नहीं मिली मुझे। तो आपका बचपन का कुछ ऐसा मेमोरीज जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मेरा बचपन, अगर मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो एक मैंने कविता लिखी थी जब मैं बड़ी हो गई थी तब, कि मुझे अपना बचपन कोई खास याद नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं वापस पा लेना चाहती हूँ। हमें जब भी बचपन एक शब्द आता है तब कि काश बस बचपन में फिर से चले जाते। मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली, शाई, टिमिड, इंट्रोवर्ट लड़की रही। बहुत सारे दोस्त नहीं थे, तो क्या करूं, खेलने बाहर जाना नहीं होता था। किताबों और कहानियों से मैंने नाता जोड़ लिया। और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती पुश कर रही हूँ, मेरा मन करता था वो करने का। तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, घर वालों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा थी, और मैं भी जो कुछ जहाँ कुछ मिलता था मैं पढ़ती लिखती रहती थी, तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। और फिर 13 साल की उम्र में आकर ऐसा हुआ कि मुझे कविताएं लिखने का शौक हो गया। लिखती पढ़ती मैं पहले से ही थी, लेकिन कविताएं कभी ट्राई नहीं की थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 8वीं में थी और दूसरे सेक्शन में एक लड़की थी जिसके बारे में पता चला था कि हाँ, ये कविताएं लिखती है। अब मेरे अंदर का जो कॉम्पिटिटर है वो जाग गया। अब देखिए, बहुत ही विरोधाभास वाली बात होगी कि कविता जैसी सौम्य चीज़, प्यारी चीज़, उसमें कंपटीशन की भावना आ रही है। आर्ट में कंपटीशन बहुत ही अजीब चीज़ है। लेकिन शुरुआत मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि अगर वो लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकती हूँ, और वैसा हो गया। मुझे बस वो एक मीडियम मिल गया जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा इंटरैक्शंस नहीं होते थे किसी के साथ, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और मेरा बचपन बहुत बोरिंग हो सकता है, मेरे बचपन में सच में कोई इंसिडेंट्स नहीं है पिन पॉइंट करने वाले कि यहाँ बहुत मज़ेदार चीज़ हुई थी, ये मैं दोस्तों के साथ खेलने गई थी। लेकिन ये जो भी था मुझे बहुत याद आता है। मैं कभी कभी याद करती हूँ उस दिव्यांशी को जो लगी हुई है सुबह 4 बजे से। कौन 7वीं छठी में 4 बजे उठता है, लेकिन वो लिख रही है, पढ़ रही है, डिक्शनरी पढ़ती थी ताकि अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकूं। पता नहीं मेरे ऊपर कोई फितूर सवार था, तो आजकल मुझे कमी लगती है अपने उस फितूर में। तो सो कॉल्ड मज़ेदार पार्ट मेरी ज़िंदगी का यही था। बहुत लोगों को बोरिंग लग सकता है, ये एक ऐसा बचपन जी के आई है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं जाके उसको चेंज नहीं कर सकती। आई कैन जस्ट एम्ब्रेस इट। सो आई एम एम्ब्रेसिंग इट, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। नोबडी आस्क्स मी अ लॉट अबाउट माय बचपन। थैंक यू। वैसे पीसफुल होना भी चाहिए बचपन, बोरिंग तो नहीं था। और आप अपने माता-पिता के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से आती हूँ, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है यहाँ से। जहाँ आज हम बैठे हुए हैं नोएडा, वहाँ से कुछ 1.5 घंटे की दूरी है। और वहाँ पर एक कस्बा है धनौरा, जिसका मैप पर एज सच कोई एग्जिस्टेंस की
लोग कहते हैं ना कि हम इस जगह से आते हैं, उस जगह से आते हैं, इस जगह की एक खास बात है, उस जगह की एक खास बात है। जब कोई मुझे मेरा ये पूछता है, ये सवाल पूछता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, तो मैं बताती हूँ, अच्छा आप वो जानते हैं मुरादाबाद, आपने नाम सुना होगा, मुरादाबादी बिरयानी बहुत मशहूर यहाँ पर लोग जानते हैं। वहां से करके हमें ऐसे बताना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकती मैं लखनऊ से आती हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं किसी आगरा से आती हूँ, जो थोड़े से पॉपुलर नाम है। आप फिर भी, तो मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है जब मैं अपनी जगह का नाम बताती हूँ या किसी को ये पता चलता है मैं कहाँ से आती हूँ। लेकिन सबसे खास बात, इतनी छोटी जगह से आने के बावजूद जो मुझे माहौल मिला वो बहुत अच्छा था। मैं प्रिविलेज्ड फील करती हूँ। मेरे माँ बाप, उन्होंने हमेशा, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सोसाइटल कंडीशनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आपको, आप शुरुआत में एक एक ऐसा दौर भी आता है जहाँ आपको हर चीज़ से नफरत होने लगती है, आपको लगता है कि जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है, और आप आपका उनका एक डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई लुक बैक, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि उन्हें वैसे ही होना था। आप फॉरगिव कर पाते हो, आप आगे बढ़ पाते हो। आज मुझे सबसे ज़्यादा, जब भी मैं किसी ऐसी कंडीशन में होती हूँ, ऐसी स्टेट में होती हूँ जहाँ आई जस्ट कुडंट फाइंड अ सॉल्यूशन, आई कम बैक टू माय पेरेंट्स। उन्होंने मेरे नौकरी छोड़ने के डिसीजन से लेकर मेरी लाइफ के जो भी डिसीजंस रहे, गलत रहे सही रहे, मिक्सचर रहा, लेकिन माय पेरेंट्स, दे स्टूड बाय मी एंड आई एम ग्रेटफुल। एंड आई नो बहुत सारी चीज़ें, अगर जो मैं आपको ये टीनेज ईयर्स वाली बात बता रही थी, उससे पहले वाली हमें ख़राब लग सकती हैं, लेकिन जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, उनकी भी ज़िंदगी थी। वो जिस जगह से आते थे वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे जितना उन्हें पता था। सो yeah, that's it. I admire them, I respect them, and I just want to thank them for raising me like this. मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है सच में, अभी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। और साथ नहीं रहते इतना, मेरी मम्मी बड़ी परेशान होकर रोकर फ़ोन करती हैं कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, पिछले करीब 10-12 साल से बाहर रह रहे हैं, एक बार सामान उठा के आ गए थे, अभी किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे थे, और एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम जब अपने घर से आ जाते हैं तो फिर वापस नहीं जाते, कितने दिनों तक। और उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता कि बस किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, हमारा शहर हमारा नहीं रह जाता, लेकिन यही है, ज़िंदगी है, एंड दैट इज़ इट। जिंदगी यही है, आपको कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है एक टाइम के बाद। और आप बहुत लकी है, वो लोग बहुत लकी है जिनको अपने पेरेंट्स के सपोर्ट मिलता है, चाहे वो गलत डिसीजन हो चाहे सही हो। आपने स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट किया? वहीं आसपास ही धनौर के पास एक जगह है गजरौला, वो इसे इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। आप जब भी वहाँ से गुजरते होंगे, आप उत्तराखंड अगर जाते हैं यहाँ से, तो बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ से काफ़ी बदबू आती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। वहीं पर मेरा स्कूल था, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल। लोग कहते हैं कि इतनी छोटी सी जगह पर इतना कमाल स्कूल था। अ, बढ़िया लोग थे। मुझे कभी भी स्कूल में, आप ऑब्वियसली, जब मैं 8वीं क्लास में उस जगह पर पहुंची थी, और शुरू-शुरू में आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं तो शुरू से ऐसी रही थी। मुझे पता है कि इफ नोबडी विल टॉक टू मी, आई विल बी एबल टू हैंडल इट, और उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कर लिया। और उस जगह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे लगता है कि जो लिखना, पढ़ना और पॉलिश किया मेरा, वो जगह ने किया। मैं वहाँ पर अंग्रेज़ी ना बोलने पे फ़ाइन लगता था, और मुझसे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती थी प्रॉपर्ली, घबराती थी। मुझे पता था कहाँ क्या ग्रामर सब है, लिखने में वाह! लेकिन बोलते बोलने वक़्त में आपको आपको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि यार ये तो आपके जो आस-पास के बच्चे हैं, वो तो शुरुआत से इस जगह पर पढ़े हुए हैं, उनका तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया होगा, और पटर-पटर बोलते भी रहते थे। मैं घबरा जाती थी, आधी चीज़ें घबराहट में खराब हो गईं। खराब भी क्या कहूँ, मतलब शुरू नहीं हो पाई। तो आप डरते रहते हो और आप वो चीज़ करते नहीं हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो। लेकिन फिर भी टुवर्ड्स द एंड उस जगह ने जितना कुछ मुझे दिया, मैं खुश हूँ। मुझे भाषा दी,
मुझे ऐसे टीचर्स दिए जो आज भी एक मेरी इंग्लिश की मैम थी वहाँ पर, मेरी क्लास टीचर भी थी, ममता कपूरिया। तो उन्होंने बहुत दिन बाद मुझे फेसबुक पर मैसेज किया, वो इस वक्त यूएस में है, कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगता है। मैं उस वक्त जर्नलिज्म कर रही थी, न्यूज़ पर देखा होगा उन्होंने कभी, बड़ी खुशी हुई, उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो थैंक यू मैम। तो ये जो स्कूल था आपका, तो घर से दूर था या घर से ही आपने 17 किलोमीटर। तो डेली अप डाउन करते थे आप? हमारी स्कूल बस आती थी, और उस स्कूल में इतने बच्चे जाते थे कि 5 बसेस हमारे, सिर्फ हमारे टाउन टाउन से जाती थी वहाँ पे। बस के अजीबोगरीब रूल्स होते थे, बच्चे अजीबोगरीब, सारी चीजें थी, वो जो पूरा मिक्सचर होता है ना। मैं जैसा इंटेंसली चीजों को फील करती थी, लोग वैसा नहीं फील करते थे, लेकिन वो भी अपने आप में एक बढ़िया जर्नी होती थी। मजा आता था मुझे। मैं घर से कभी कभी 5 या 10 रुपए मांग के ले जाती थी, ताकि मैं फन फ्लिप्स खा सकूं। मुझे अच्छे लगते थे। तो हाँ बस, और या फिर कभी कोई पैटीज खा ली, या कोई, वहां पर आसपास बहुत दुकानें थी। तो ये छुट्टी का फन टाइम होता था। टिफ़िन के इंतज़ार करते थे हम। और मेरी मम्मी आधा टाइम बिल्कुल परफेक्ट करने के चक्कर में चीजें, कई बार बस लेट हो जाती थी, तो उधर से वो कंडक्टर और ड्राइवर साहब चिल्लाते रहते थे। तो लेकिन मजेदार था, मजेदार था, अपने चैलेंजेस के साथ मजेदार था। नाउ आई एम लुकिंग बैक, मेरे पास कुछ बताने को है, थोड़ी बहुत चीजें ही सही, लेकिन है। आपने जो आपने ज़िक्र करा कि आपने पोएट्री या कविता लिखना शुरू किया स्कूल मेट्स से, हाँ। इंस्पिरेशन या कंपटीशन करके। जी। आपका जो लिखने का ख़्याल ये लाइक उनसे ही लाइक कॉम्पिटिशन के लिए हुआ या घर में कोई घर से इंस्पायर हुई किसी से? मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी बताया कि मैं जो मुझे मिल जाता, मैं वो पढ़ती रहती थी। अब ये बात बहुत सच्ची है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, आर्टिकुलेट कैसे किया जाता है, शब्दों को रखा कैसे जाता है एक सेंटेंस में, वो सब पढ़ने की बदौलत मिला। तो मेरे अंदर वो एक्सप्रेशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, जितना मैं पढ़ती जा रही थी। तो घर में जो मैगजीन्स होती, ज़्यादातर क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, मदर टंग वही है, उधर कोई और भाषा नहीं है, कोई और डायलेक्ट नहीं है, हिंदी बोलते थे सब, और हिंदी की ही ज़्यादा मैगजीन्स हुई, अखबार हुए, जो मुझे मिलता था वो मैं पढ़ डालती थी। खासकर मेरी एनसीईआरटी की किताबें, जब आप शुरू शुरू में वो किताबें आती ना, नया कोर्स आता है और आप एकदम उसको मैं उन वाले बच्चों में थी जो सारी कविताएं कहानियां एक बार में पढ़ डालते थे, स्पेशली हिंदी की। तो वहां से मैं लिखती थी, एसेज लिख लिए, या कोई आंसर अच्छे से लिख लिया, बस इतना लिखने तक सीमित था। और हाँ, कभी कभी अपनी डायरी लिख ली, इस तरह की चीजें। लेकिन जो पर्टिकुलरली कविता वाली चीज थी, वो कंपटीशन से ही डेवलप हुई। और जब वो हो गई, वो एक फर्स्ट स्टेप कहा जा सकता था, फिर तो मैं नहीं रुकी। फिर तो मुझे जो चीजें फील हो रही हैं और मैं किसी से कह नहीं पा रही, जो कि हमेशा होता था, तो मैं बस लिखती रहती थी, मैं लिखती रहती थी। और जो आपके ट्यूशन का रजिस्टर होता है, रफ रजिस्टर होता है, पीछे लिखते रहते। तो इतने सारे पेपर, जो कविताएं मैंने ऐसी ही जस्ट जॉट डाउन कर ली थी, वो आज तक मेरे पास रखे हुए हैं, एक ब्लैक बैग के अंदर भर के। तो कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर रही, तो मैं उस बैग को उठाकर देख लेती हूँ। पेंसिल से लिखी हुई चीजें हैं, फटे हुए पन्ने हैं, लेकिन जो कुछ है मेरा है। तो कितने साल की थे उस टाइम आप? 13 ईयर्स कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन अच्छा है, कहीं न कहीं आपके लिए हो। मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा कि आपने कॉम्पिटिशन के थ्रू शुरू किया था। लेकिन अब मैं इस चीज पर, भले ही वो एक एक सीड बोना होता है, वो कोई, मुझे पता है कि मैं कट थ्रोट कंपटीशन में बहुत चीजें चेंज होती हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, हर जगह की, वो तो मारकाट वाला कंपटीशन हो गया है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। आई एम कोलैबोरेटिंग विद यू। वी, वो एटमॉस्फेयर, वो इवन इन द वर्क प्लेस, वो जो कोलैबोरेशन का माहौल है, वो बहुत आगे आपको ले जा सकता है। मैं एटलीस्ट इतना फील करती हूँ। वो कंपटीशन वहाँ पर आपको बर्नआउट दे देता है, एंग्जाइटी दे देता है, तमाम तरह की वो चीज़ें दे देता है जो आपको आगे नहीं बढ़ाती, बहुत पीछे खींच लेती हैं, और आपको उसका एहसास बहुत बाद में जाकर होता है। तो
अगर एक मासूम कंपटीशन है तो शायद ठीक है इन माय ओपिनियन, लेकिन ये कट थ्रोट कंपटीशन आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो आपने ज़िक्र करा कि आप बहुत पढ़ाकू थे, हाँ। फ़ास्ट आती थी आप। हाँ। तो घर में कोई लाइक मम्मी-पापा में कोई ज़्यादा पढ़ने वाले या आपको कहाँ से बाय बर्थ मिला? ज़्यादा मेरे पेरेंट्स तो ये बताएँगे नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर थे। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने काफ़ी पढ़ाई की। माय फादर डिड बीएससी एंड आफ्टर दैट एमए इन हिस्ट्री, लॉ भी उन्होंने किया। और ये सब कर इतनी सारी डिग्रियाँ होने के बावजूद ही चोज़ टू कंटिन्यू द एग्रीकल्चर। फैमिली में वही होता आया था पहले से, तो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू दैट। और पता है दुनिया बहुत सारे एक एक सोच ऐसी बना लेती है कि क्या ही कर रहे हैं, अगर कोई किसान है, कोई खेती कर रहा है तो क्या ही कर रहा है। लेकिन ये मेड मी रियलाइज सो मेनी थिंग्स। मुझे पता है उन्होंने कितनी मेहनत की, और वो पढ़ाई तो करते ही होंगे अगर इतनी सारी चीज कर ली। अभी हाल फिलहाल मैं घर गई थी तो पुरानी डायरी में उनकी डिग्रीज दिख गई थी मुझे, आर्काइव की तरह हो गई हैं, शायद खुद भी देखते होंगे। लेकिन आई जस्ट लव माई फादर सो मच कि वो बहुत सारी चीजें बोलते रहे जो मैंने नहीं की। लेकिन ये मेरा स्ट्रगल था, वो उनका स्ट्रगल रहा। लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट कहीं ना कहीं मिलता है कि अपने तरीके से ज़िंदगी जी है, जितनी जैसे बहुत सारी आसपास बहुत कुछ सुनने को मिला, बट दैट्स द कॉमन पॉइंट। और हाँ, हम दोनों ही मैथ्स में कमज़ोर थे। एक मैंने अपनी बहुत पुरानी, आई थिंक 2017 में आई रोट वन लंबी सी कविता थी या कहानी थी, आई डोंट नो, आई कांट इवन नेम इट। तो वहाँ पर ये लिखा था कि मैं मैथ्स में कमज़ोर थी। जेनेटिक अनुवांशिक था ये ना हो पाना, क्योंकि मेरे पिताजी भी मैथ्स में कमज़ोर थे। तो वो कभी-कभी यही कह देते थे कि तुमसे भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हुआ, क्योंकि होता नहीं था। वो ऐसे डिसअपो आपको डिमोटिवेट करने के मकसद से नहीं कहते, एक एक रियलिटी चेक, क्योंकि नहीं होता था, कितना भी मैं ट्राई कर लूँ मुझसे नहीं होता था। तो हाँ, मेबी। और बहुत बाद में जाकर पता चली, मेरे पिताजी ने मेरठ कॉलेज से पढ़ाई की, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अब जिसको कहा जाता है, मेरठ से। वहाँ पर उन्होंने बाद में बताया कि वहाँ पर बशीर बद्र साहब, जो कि महान शायर, मुझे बड़े पसंद हैं। वो उनके मुशायरों में जाया करते थे, वहाँ पर वो प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, कि उनको बड़ा पसंद था। तो अभी ये मैं रिसेंटली उनको एक पुरानी वीडियो उनकी दिखा रही थी, बड़े खुश हो रहे थे देख के कि हाँ, हम भी इसी तरह से सुना करते थे। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ था जो बहुत ही प्रोमिनेंटली नहीं था, कोई ऐसा माहौल एज़ सच भी नहीं था, लेकिन एक सीड अगेन कुछ ना कुछ था जो वहाँ से मिला, और बस चीज़ें होती चली गई। कहने की जिनेस्टिक रहा चीज़ें। मे बी कुछ ना, वो इतना इतना खुल के मेरे पिताजी बताते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर उनको उनको भी ये सब चीज़ें पसंद थी। धीरे-धीरे कभी बातचीत में आ गईं निकल के, जैसे उन्होंने वो कि मुझे मैं मुशायरों में जाता था, उनको सुना था, अच्छा लगता था। और जिस शुरुआत में जब मैं कविताएँ या कहानियाँ या इस तरह की चीज़ें कभी लिखती थी, तो वो होता है ना, आप क्या करो, टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चा, ये सब क्या चीज़ है, इसलिए मैं कभी किसी को दिखाती नहीं थी। एक बार क्या हुआ था, मैं कोई प्यार-व्यार में थी भी नहीं टीनेज में, लेकिन मैंने एक ऐसी स्केच पेन से आई वाज़ जस्ट ट्राइंग, मैंने कुछ पेपर पे ऐसी कुछ इश्क-विश्क की शायरी लिख दी, और वो तो कोई प्रॉपर शायरी तक भी नहीं थी, लेकिन कुछ लाइनें थीं, और वो मेरी मम्मी को मिल गई। अब उन्होंने कहा कि अभी पापा आएँगे शाम में और पापा को ये दिखाए जाएँगे, और उसके बाद वो मेरा खूब उस पर मुझे डाँट पड़ी कि ये क्या हरकतें हो रही है, पढ़ाई-लिखाई छोड़ के ये सारी चीज़ें कर रही है। घबराहट हो गई, लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा। छुप-छुप के लिखने लगी और ज़्यादा। अभी मैं और उसको अंदर छुपा के रखती थी चीज़ों को, ये किसी को मिल ना जाए। जब ये सारी चीज़ें होने लगी, मुझे याद है एक बार मैंने एक कविता अपने पिताजी की तरफ से अपनी दादी के ऊपर लिखी थी। मेरी माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे व्हेन माय फादर वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड। तो घर में कोई तस्वीर भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है, तो मुझे वो इंसिडेंट पर्टिकुलरली याद आता है जब मेरी कविता पढ़कर मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। और इस पूरी चीज़ के ऊपर भी मैंने अभी हाल फिलहाल में, जब मुझसे कुछ नहीं लिखा जा रहा था, तो आप क्या लिखते हो, आप अपना सच लिख देते हो, शायद चीज़ें आ जाएं बाहर, और आ गई। तो वो भी मैं सुनाई देती हूँ। मैंने अपनी पहली कविता
किसान पर लिखी, क्योंकि मेरे पिता किसान हैं। मैंने उन्हें हरदम अपनी कानून, इतिहास और विज्ञान की डिग्रियां ताक पर रख जमीन को सींचते हुए देखा। मैंने अपनी दूसरी कविता माँ पर लिखी, क्योंकि माँ का बोलना उनकी अंतहीन चुप्पी को छिपा लेता था और शायद मैं उन्हें सुनना चाहती थी, शब्दों के परे। मैंने अपनी तीसरी कविता अपने पिता की ओर से अपनी दादी पर लिखी, जिनका बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाना मेरे पिता को जीवन भर का जख्म दे गया। मैंने दादी की तस्वीर तक नहीं देखी, केवल उनका नाम सुना, अनूप कौर। मेरी दादी सुंदर रही होंगी अपने नाम की तरह। उस कविता को पढ़ पापा खूब रोए, पापा को देख माँ भी। हमारे घर में पुरुषों के रोने पर पाबंदी नहीं है। इस बात का मर्म मुझे अब समझ में आया। मैंने अपनी चौथी कविता 10वीं के उस क्लासमेट के लिए लिखी, जिसका असमय गुजर जाना बहुत अंदर तक धंस गया। शायद मैं केवल उससे ये कहना चाहती थी कि उसका एक बार मुझसे ये पूछना कि क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और ये भी कि उसका अब क्लास में ना होना बुरा है, बहुत बुरा है। मैंने अपनी 5वीं कविता उन लड़कियों पर लिखी जिन्होंने नए स्कूल में मेरे साथ टिफिन खाया, मुझे अपनाया, जो क्लास के सेक्शन बदल जाने पर दूर हो गईं। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि उनका मेरे जीवन में होना मुझे कम अकेला महसूस कराता है, और ये भी कि उनकी कमी अब बहुत खलेगी। मैंने अपनी 6ठी कविता भगवान से अपनी मुलाकात पर लिखी, हम कहाँ से आए, हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएंगे, जिसमें पूछे गए मेरे मासूम सवाल आज तक बरकरार हैं, बस उनकी भाषा फैंसी हो गई है। जितनी भी जैसी भी मेरे बचपन की कविताएं मेरे अंदर घुटी, घटी, बेचैन हुई, तड़पी, बाहर आईं, मुझे उन्हें कहीं और खोजना नहीं पड़ा। वो मेरे कच्चे मन की सबसे पक्की कृतियां थीं, और अब मैं अपने पक्के मन की इस कच्ची कृति से उन्हें वापस आने का न्योता भेज रही हूँ। बहुत खूब। थैंक यू। तो ये था, मैं बहुत दिनों से लिख नहीं पा रही हूँ, कविताएं नहीं लिख पा रही हूँ, और कविताएं जबरदस्ती नहीं लिखी जाती, एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा है। तो कोशिश कर रही थी। कहीं न कहीं कविताएँ हम लाइक मन की जो भाव होते हैं, वो कहीं न कहीं ज़ाहिर करते हैं। यही है एक्सप्रेशन। मेरे लिए सबसे प्रोमिनेंटली बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली जो एक चीज मुझे कविता के, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो इट्स एक्सप्रेशन। आपने जो जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया था, वो कब और कैसे? क्या बचपन या कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसा रहा कि आपने इस रास्ते को चुनने का फैसला लिया था? इसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी मजेदार ही है। मैंने जब 12th पास किया, क्योंकि मैं लिखती थी, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं जर्नलिज्म करूंगी या फिर आप मुझे फैशन डिजाइनिंग करवा दीजिए, क्योंकि मैं स्केचिंग भी करती थी। और अगेन, हम जहां से आते हैं, जिस तरह की चीजें हम देखते सुनते हैं, जिस तरह के करियर्स के बारे में हम एक सोच रखते हैं कि ये बढ़िया होगा और ये बढ़िया नहीं होगा। मैं पिताजी की गलती नहीं बता रही, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने साइंस से पीसीएम अपनी 12th पास की थी, और मैथ्स को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन फिर भी इतने नहीं थे जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए अगर मैं खाली ग्रेजुएशन करना चाहूँ। और ऊपर से जब आप पीसीएम लेते हैं तो एक सबसे फर्स्ट चॉइस होती है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे। तो मैंने 1 साल ड्रॉप किया और मैंने इंजीनियरिंग की कोचिंग की दिल्ली आकर, IIT JEE 2013 में मैं दिल्ली आई थी, नहीं हुआ। उसके बाद ECA कोटा में मुझे एडमिशन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अपना केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने पूरा किया, इंजीनियरिंग का ख्वाब छोड़ दिया। मेरे दिमाग में अजीब सा फितूर रहता था कि प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करूंगी, अपने माँ बाप का पैसा नहीं खर्च करवाऊंगी। उस तरह की उस टाइम की अलग अलग सोच होती है, मैं ऐसा सोचा करती थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। मैंने कभी जर्नलिज्म नहीं किया, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, मैंने सेल्स की नौकरी की पहली। उसके बाद मैंने कंटेंट में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, डिजिटल मीडिया एजेंसी में काम किया, इंग्लिश में लिखा करती थी, क्योंकि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ हिंदी में नहीं लिख रही थी, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराबर लिख रही थी। और मुझे ये रहता भी था कि दोनों किसी भी भाषा को ऐसे पीछे नहीं छोड़ना है, मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगी। तो बाइलिंगुअल
उसके बाद अचानक से एक दिन मेरे पास मैसेज आता है, मैंने अप्लाई नहीं किया था। मुझे मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कभी ये करना भी है। मेरे जिंदगी में सारी चीजें ऐसी रैंडमली होती गई, और ये करूंगी कभी मैंने कुछ नहीं सोचा था। हाँ, बस एक कभी ऐसे आपको विजन आता है, आपका कुछ विजुअल आता है दिमाग में कि हाँ मैं कभी न्यूज पढ़ रही होंगी, वो 12th के बाद इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन बीच में 3-4 साल ऐसे ही गुजर गए और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और फिर अचानक से एक दिन मेरे पास एक मैसेज आता है और फिर ये पूरा जर्नलिज्म का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मैंने इस जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की। ललन टॉप वाज माय फर्स्ट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। वहीं पर मैंने सब कुछ सीखा और मुझे इतना पता चल गया, आप सब सीख सकते हैं, आप करते करते सब सीख सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, हालांकि मैं पता नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करूंगी लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ये करना ही करना है तो जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो। जब आपने जर्नलिज्म की जो करियर चॉइस था वो चूज किया तो परिवार का क्या विचार रहा? सपोर्टिव थे? मेरे परिवार वाले तो वो 1-2 बार मना करते हैं और उन्हें पता है कि ये जिद्दी है, ये मानेगी नहीं। तो मैं उनको तरह, और ऑब्वियसली जब आपको ललन टॉप से खुद कॉल आ रहा है, आपको कौन मना करेगा? वो उस जगह पर जाने का मैं सपना, एक एक होता है ना, आपको एक एक इमेज होती है आपके दिमाग में, आप चीजें देखते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया रंगीन सी जगह है कि आप यहाँ पर जाएंगे। तो हाँ, अगर वहां से खुद चीजें आपके पास आ रही हैं तो आप बिल्कुल जाना चाहेंगे, और मैं गई भी। हालांकि बीच में कोरोना आ गया और बहुत दिन तक हायरिंग फ्रीज हो गई, और मैंने कहा मेरे साथ तो शायद मजाक हो गया। तो मैं जहाँ पहले नौकरी कर रही थी, मैं और वहां पर भी मैं खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप कितना सारा टाइम कर सकते हैं। तो मैं कहीं और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक से मुझे दोबारा से कॉल आता है कि हमारी जो हायरिंग है फिर से होने लगी है, एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू। तब मुझे जाके शांति पड़ी, और मैंने कोरोना के दौरान ललन टॉप ज्वाइन किया था। मैं वहाँ एक पूरे डिफरेंट काम के लिए गई थी, मैं कभी एंकर बनने के लिए नहीं गई थी, वो भी बहुत अचानक से। वो तो मेरी जिंदगी ऐसे ही रैंडम हमेशा से होती गई, जो चीजें आती गई वो गोइंग विद द फ्लो बिल्कुल सार्थक बैठता है, एटलीस्ट मेरे जीवन पर। तो आपने जिक्र किया कि ललन टॉप जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया, तो क्या अनुभव रहा और क्या सीखा आपने? देखिए, वहां पर आपको ये चीज बहुत मिल जाएगी, आप जो करने जाते हैं वो उससे अलग भी आप बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मैं एक और चीज के लिए, एक और प्रोजेक्ट के लिए हायर की गई थी, लेकिन बीच में कुछ क्राइसिस आई और एंकर की जरूरत थी। मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी गई। बाद में 23-24 वीडियोस एक दिन में करने, शूट और प्रोड्यूस करने वाली मैं, शुरुआत में मुझे जब एक स्क्रिप्ट मिली, मैंने पूरा दिन लगाया उसमें, और वो वीडियो मुझे एक बार मेरी गूगल ड्राइव में मिल गई थी, और मैंने कहा ओ हो ये क्या थी आपको देखकर लगता है, बट वो शुरुआत थी। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। कैमरा के सामने मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी, मैं लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती थी, उसमें मेरा एक्सपीरियंस था। वहां जाके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और जब आप चीजें सीखते हो तो आप ग्रेटफुल भी होते हो। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे मीडिया की सारी चीजें, राइटिंग से लेकर, एंकरिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, रिपोर्टिंग, सब कुछ, आई थिंक कोई ऐसी चीज बची नहीं थी जो ना आती हो। खाली मैं बस वो एडिट नहीं कर पाती हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन प्रीमियर प्रो पर बैठ के नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज मैं ऐसी मजाक में क्या, सच में ही मैं चलती फिरती मीडिया कंपनी हूँ, मैं ऐसे बोलती रहती थी। एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड। और हाँ, जब आप इतने लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको ये भी पता चलने लगता है आप किस में ज्यादा अच्छे हैं, आप क्या और आगे करना चाहते हैं, तो वो चॉइसेस भी क्लियर हो गई। आपको क्या लगता है इंडिया में लड़कियों को जर्नलिज्म में क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ऑनेस्टली से एक बात कहना चाहती हूँ, आप ये खुद सवाल अगर पूछें भी, कितनी महिलाएं लीडरशिप पोजीशन पर हैं इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी? हमारे लिए अभी भी मुश्किल है
वो जो मेंस वर्ल्ड है उसे ब्रेक कर पाना, अपॉर्चुनिटी वहां तक पहुंची ही नहीं है, तो हम उसमें अच्छा है बुरा है ये डिसाइड कैसे होगा। बहुत कम संख्या में महिलाएं लीडरशिप पोजीशन पर हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, नहीं है ज्यादा, उन पर या तो भरोसा नहीं किया जाता या क्या बात है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो हमारी अंदर की चीजें बैठी हुई हैं कि नहीं इससे बेहतर ये एक पुरुष कर लेगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से टीम को संभाल लेगा, उस कंफर्ट लेवल में रहते रहते हम बहुत सारी चीजें कर देते हैं और बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अच्छी मुझे लगता है कि हमारे पास सॉफ्ट लीडरशिप की बहुत कमी है, वैसी लीडरशिप हमारे पास नहीं है। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप उनको लीडरशिप में वो अपॉर्चुनिटीज दें, उनको नकारें ना, उनके एक्सपीरियंस की भी कद्र की जाए। तो बहुत लंबा समय लगेगा, मैं सिर्फ ये जर्नलिज्म की बात नहीं कह रही, मैं बाकी फील्ड्स की भी बात कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाएं लीडरशिप पोजीशंस में बहुत कम है, और जब महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में आएंगी तो और महिलाएं भी उनके साथ आएंगी, तो ये बहुत जरूरी है। मैं सच में दरखास्त करना चाहती हूँ कॉर्पोरेट लीडर्स से, जो कंपनी चला रहे हैं उनसे, कि महिलाओं को और ज्यादा चांस दें, वो आपके वर्क प्लेसेस को बेहतर करने का दमखम रखती हैं। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके लिए जर्नलिज्म कितना इम्पोर्टेंट है, और आप कुछ उनको बताना चाहे तो क्या बताना चाहेंगे? मैं ना कल शाम मैं कुछ यंग जेंजी लोगों से बात कर रही थी, उन्हें पता था मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने इस फील्ड में काम किया है, और वो सारी चीजें हो रही थी, कुछ कुछ खबरों पर हम डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझसे एक बात कही, हम अपनी न्यूज कंज्यूम ट्रेडिशनल मीडिया सोर्सेस से नहीं करते हैं, हमें वो अजीब लगता है, हम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, बाकी जो अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वहां से अपनी न्यूज कंज्यूम करते हैं। अब देखिए बात ये है, जिस तरह की चीजें अभी हो गई हैं, टीआरपीस का गेम है, बिजनेस का गेम है, जर्नलिज्म कितना रह गया है ये मुझे भी पता है, ये शायद आपको भी पता होगा, और ये देखने वाले लोगों को भी पता है। जर्नलिज्म को रिवाइव करने की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं करना भी चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं इस दिशा में कुछ काम कर पाऊं। आप किस चीज को किस तरह से बता रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और आप सर्कस करते हैं। सेंसिटिविटी के नाम पर हम जीरो हैं, हम चमचमाते ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक में सब भूल जाते हैं। इतनी सारी चीजें जो बहुत ही संवेदनशीलता और सहजता से की जा सकती हैं, लेकिन नहीं, हमें उसका इट्स अ शोबिज, वो वैसे ही होता है और वो वैसे ही चले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे रिवाइव कर सकते हैं, क्या हम जो उसका कोर एलिमेंट है कि हम सच दिखाएंगे, जो चीजें हो रही हैं फैक्ट्स पर चलेंगे, और वो सेंसिटिविटी ऐड हो सकती है। आप फैक्ट अगर शुरुआत में बस यही था तो ऐड इट, मे बी वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज्यादा गहराई तक पहुंचेगी आपकी जानकारी भी, और शायद कोई बदलाव अगर जर्नलिज्म से आता है तो वो इस रास्ते से होकर आएगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट, अगर हम थोड़ी संवेदनशीलता बरतते हैं अपनी चीजें करने में। तो आपको क्या लगता है महिलाओं के जो राइट्स है वो उस पर बहुत कम बात होती है, और एक तरफ कुछ महिला ऐसे हैं जो अपने राइट्स को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लेके क्या राय है आपका? महिलाओं के बारे में जितना कॉन्वर्सेशन अभी हम फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में एंटर कर चुके हैं, सोशल मीडिया से लेकर ट्रेडिशनल मीडिया, हर जगह चीजें बढ़ रही हैं, कॉन्वर्सेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन की, किस तरह की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोग्राम करती थी ललन टॉप में, जनाना रिपब्लिक, वो नहीं चलता था, उस पर व्यूज नहीं आते थे, और उस पर अगर व्यूज आ भी जाएं तो उसमें कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आ गई फेमिनिस्ट्स आ गई, और औरतें आ गई बात करने अपने अधिकारों की, इन्हें कम मिल रहा, बहुत तरह की अजीबोगरीब बातें होती थी, क्योंकि जो मेजर न्यूज कंज्यूमर है वो मेजॉरिटी क्या बहुत ज्यादा, लाइक आई थिंक 88 to 90% उसमें मेल पॉपुलेशन थी। अब जब आप उनको ये चीजें बताएंगे, और ज्यादातर लोग जो वहां पर यूट्यूब पर या बाकी सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं उनमें से वही लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो कॉन्वर्सेशन किस दिशा में जाएगा? आप कोई मीनिंगफुल बात नहीं कर सकते, आप कोई डायलॉग नहीं कर सकते, तो मीनिंग
जिस तरह की बातचीत हो रही है उसका दायरा बढ़ाने की बहुत बहुत जरूरत है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, और मैं फिर से सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की बात बार बार इसलिए करती हूँ क्योंकि बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। और ये लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं और पुरुषों की लड़ाई नहीं है और नहीं होनी चाहिए। एक भी चीज, एक भी महिला के बारे में अगर कोई बात आ जाती है, सारी महिलाएं उसके साथ घिसटती जाती हैं। वो सारा इक्वालिटी और राइट्स और ऑपरेशन और ऑपरेस्ड के बीच में जो पूरा डायनेमिक है उसके बारे में बात होनी बंद हो जाती है, और वो सारी चीजें सिर्फ उस जगह अच्छा फेमिनिज्म था तो ये सब हो रहा था। किसी भी चीज की वजह से वो जो एंटायर थॉट था जिससे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहां राइट्स की बात आती थी, वोटिंग राइट्स से लेकर लीगल राइट्स तक सारी चीजों की बात आती थी, हम उस थॉट को भूल जाते हैं। और हम जो सिर्फ एक चीज हमारी सोशल मीडिया रील्स पर चल रही है या फिर न्यूज में उसे भुनाया जा रहा है, बार 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 फोकस वहां पर रहता है। तो कोर चीज तो मिस हो गई ना। अभी भी कितनी महिलाएं, हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि भारत में महिलाओं की स्थिति आप रूरल एरियाज में जाकर देखिए, और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर आप एसी रूम में बैठ के फेमिनिज्म की बातें कर लेती हैं, और वो देखिए वहां पर रूरल एरियाज से आने वाली महिलाएं हैं जिनके, हाँ तो यहाँ पर अगर वो उन्हें देख भी रही है, सोशल मीडिया और इंटरनेट आज सब तक है, क्या एक सीड नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक चीज स्टार्ट नहीं हो रही है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मे भी कोई उसे देख रहा है, कुछ हम बदलाव की आशा नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, हमें अपने रूट्स को और ग्रास रूट लेवल्स पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन कॉन्वर्सेशन और डायलॉग को नकार कर नहीं, वो भी जरूरी है। एक एक कल्चर को आप ऐसे आगे बढ़ा नहीं सकते कि आप एक्शंस में, और घर से जरूरी है, स्कूल्स में जरूरी है, बहुत छोटे छोटे लेवल्स वर्क प्लेसेस में जरूरी है। आप, बिल्कुल सही बात है कि आप सिर्फ एक जगह जाके आंदोलन नहीं कर सकते, आपको वो चीजें अपने आसपास सही करने की जरूरत है। और अगर कोई कर रहा है ऐसा और अपने घर परिवार की महिलाओं को, अपने आसपास की महिलाओं को वो उचित सम्मान और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट एंड कीप डूइंग इट और कीप स्प्रेडिंग द वर्ड। आपने जिक्र किया फेमिनिज्म के बारे में, तो आप फेमिनिज्म को कैसे देखते हैं? क्या ये एक महिलाओं के अधिकार का बात है या आप कुछ, आपके नजरिया से कुछ और है? ये बिल्कुल महिलाओं के अधिकार की बात है, और फेमिनिज्म इज अ यस ऑलवेज एंड ऑलवेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात है। और क्या है इसकी डेफिनेशन में, आप अलग अलग शब्द दे दो, अलग अलग नाम दे दो, जो प्रोमिनेंटली इसकी बात करता है उसको हेट्रेड भी मिलती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो जो ये सारे इज्म शब्द हैं उनको पता नहीं एक कल्ट की तरह देखता है कि ये अपनी झंडा बरदारी में लगी हुई हैं, झंडा उठा के जा रही हैं। लेकिन आप उसके, मैं फिर से कहूंगी, आप उसके कोर में तो जाइए। अगर आज हम और आप काम कर रहे हैं, अगर हम इस हक की बात भी करते हैं कि महिलाओं को अब लीडरशिप पोजीशन में आना चाहिए, लेकिन लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए पहले तो उन्हें काम पर जाना होगा ना, पहले वो उन ऑफिसेज में उनका दखल होगा, वो वहां पर दाखिल होंगी, और वो वहां तक गई, कैसे गई? तो अब हम बहुत बातें कर देते। आपने इससे पहले वाले सवाल में मुझसे पूछा था, वो मिस हो गया। किसी भी मूवमेंट या किसी भी विचारधारा, मैं इसे विचारधारा भी नहीं कहूंगी, खाली जीने का तरीका, या हम सोसाइटी में किस तरह से काम कर रहे हैं उसका तरीका ही कह लीजिए, सिर्फ, अगर कुछ और नहीं कहना चाहते। वहां पर जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो उसका फायदा उठाने वाले भी लोग होंगे। आप पता नहीं कर पाएंगे, आपको खराब लगेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हम पूरे पूरे मूवमेंट को, पूरी विचारधारा को, या इस तरीके को, क्या हम उस पर क्वेश्चन दाग दें? क्या ये सही होगा? क्या इतनी महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं उसकी वजह से, क्या वो कुछ भी नहीं है? तो उन चीजों को भी खास ख्याल, मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि अब इस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर खास कर देखिए, हम कहाँ से अपनी और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा दिख जाएगा जो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैं इसमें कहना चाहती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि ये लड़ाई नहीं है, एक जेंडर की दूसरे जेंडर से लड़ाई नहीं है, और उसको बेहतर सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन और डायलॉग से किया जा सकता है। ये, इसको ऐसे मान लीजिए, जब आपने मुझसे पूछा मैं इसे कैसे देखती हूँ, इसे एक एक्नॉलेजमेंट की तरह मान लीजिए कि महिलाओं के साथ बहुत लंबे समय तक
अत्याचार हुए हैं, वो ऑप्रेस्ड रही हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, और अब समय है कि आप रियलाइज करें कि ऐसा हुआ है और उसको ठीक करने की दिशा में। एक्नॉलेजमेंट के बिना चेंज नहीं आएगा, तो पहले एक्नॉलेज तो कीजिए कि ये खराब हुआ है। और जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज और उन्हें साइड बाय साइड रखना, ये उसी दिशा में एक कदम है, ये कोई और बात नहीं है। आप उन्हें भले ही अलग अलग नाम दे दीजिए कि मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कभी सोशल मीडिया पे, अरे बहुत। तो कैसे आपने डील किया इस सिचुएशन को और खुद को ओवरकम कैसे किया? जब शुरुआत में मैं कैमरा के सामने आना स्टार्ट हुई, मैं बहुत पतली थी, है ना, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक थी, आप सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आते हो। और मेरी वीडियोस के नीचे क्या कमेंट्स होते थे, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, वाह आप मेरी क्रश है मैम, इस तरह की चीजें आती थी। मैं क्या काम कर रही हूँ उस पर कोई बात नहीं होती थी। और अब आई पुट ऑन वेट, कुछ चीजें हुई, लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, मैं किसको रीजन दूं? बॉडी है, बॉडी चेंज होती है। और उसके बाद जब मैं दोबारा से कैमरा पर आना स्टार्ट हुई, मैंने अपना चैनल बनाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, फिर से अपने लिए चीजें करना चाहती थी, तो मुझे सबसे ज्यादा क्या मिला, अरे मोटी हो गई है, और डैश 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 बहुत सारी चीजें बोली गई। लगातार इस तरह के कमेंट्स पूरे टाइम आते रहते, भद्दी लगने लगी है, चेहरा कैसा हो गया है। सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जो सिर्फ ये देख रहा है कि कोई इंसान कैसा दिख रहा है, सारी चीजें फिर से क्रॉस हो गई। मैं क्या काम कर रही हूँ फिर से क्रॉस हो गया। बस सारा फोकस इस चीज पर था कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी आवाज वही है, मैं शायद और अपने थॉट्स में इम्प्रूव कर गई होंगी, मैंने रिफाइन किया होगा, मैं शायद आर्टिकुलेशन में बेहतर हो गई होंगी, लेकिन ये तो मोटी हो गई। शायद वो जो वट एवर पेन एंड हर्ट यू आर गिविंग मी, which is there, whether people accept, oh no, we are bulletproof, no, we are human beings with real feelings and emotions, and it happens। खराब लगता है, क्यों हिम्मत हो रही है? मेरे मेरे सामने आकर आप शायद ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक मास्क और मुखौटा मिला हुआ है और आप कीबोर्ड पर वॉरियर बने बैठे हैं, तो आप कुछ भी बोलेंगे। एक बड़ा अच्छा सा कोट था, पता नहीं किसने लिखा था, लेकिन उसमें ये था कि सोशल मीडिया ने हमें ये आजादी दे दी कि आप किसी का भी डिसरिस्पेक्ट कर दो और आप एक मुक्का भी ना खाओ उसके लिए। इतना इतना कॉमन प्लेस हो चुका है ये, यू डू इट, एंड आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पर्सनली कुछ, मे बी मैं किसी से नहीं मिली, आप जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं मिली हूँ कभी, आप नहीं जानते हो मेरे बारे में, मैं कैसी इंसान हूँ आपको नहीं पता है। तो मेरे दिमाग में बस ये क्वेश्चन आता था, ये हेट कहाँ से आ रही है, क्यों? आपका सोशल मीडिया में एक खास पहचान है, तो एक खास पहचान कब और कैसे शुरू किया आपने? खास पहचान यानी? लाइक बहुत प्यार करते लोग, कविता इतना अच्छा लिखते, कहीं ना कहीं मैं भी आपका फैन हूँ, तो ये कैसे आपका दिमाग में आया कि सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहना है? मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताऊंगी, और मुझे कभी कभी खराब भी लगता है इस चीज को, कि आपकी सारी आइडेंटिटी सोशल मीडिया से ही जुड़ गई है। मेरी कोई रील चलेगी तो मैं अच्छी हूँ, मेरे पास इतने नंबर ऑफ व्यूज आएंगे तब मेरे पास काम आएगा। मैं भले ही कितनी टैलेंटेड हूँ, मैंने दुनिया में 50,000 चीजें कर ली हूँ अभी तक, बहुत मेहनत की हो, लेकिन मेरी वैल्यू का जो बेंचमार्क है वो अगर सिर्फ यही है कि मेरी रील्स पर कितने व्यूज आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, तो खराब है। अच्छी चीज क्या है कि इस सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका दिया, जो जेन्युइनली बहुत अच्छा था। आज कभी कुछ खराब लगता है, कुछ ऐसे लोग जब मुझसे ये कहते हैं कि आपके वो रिसाइटल पढ़कर हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिली, तो मैं और क्या इम्पैक्ट जानूं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता वो क्या है, लगता भी नहीं होगा, क्या ही कर रही है, कविताएं तो पढ़ रही है, लेकिन मुझे ये पता है जो इमोशनल वैल्यू मैं किसी को दे रही हूँ और वो जब मुझे बता रहे हैं आके, तो वो सक्सेसफुल लगता है जो भी हो रहा है। कविताएं पढ़ना मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छा लगता है कविताएं पढ़ना,
और जो चीजें मैं पढ़ रही थी उन्हें बस एक कैमरा लगाकर मैंने उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की जो लिटरेचर से दूर दूर तक वंचित हैं। उनको बहुत लोगों ने मुझे आकर ऐसा बताया, मैं तब ये बात कह रही हूँ कि हमें नहीं पता था कि ये राइटर हैं और इनकी एक कविता है और ये इतनी बेहतरीन है। हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं और क्या वैल्यू, इससे ज्यादा मैं क्या वैल्यू ऐड करूं। जब आप कहते हैं ना आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट शब्द से भी मुझे एक अजीब सी, वही होता है ना जो बहुत ज्यादा यूज होने लगता है, उससे मुझे दिक्कत होने लगती है। लेकिन फिर भी चलिए, जो है वो तो है ही। बताया जाता है टिप्स में कि आपको इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए कि वो वैल्यू ऐड करे। वैल्यू ऐड होना क्या सिर्फ ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और वो इंफॉर्मेशन आप जाके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ये कहते हुए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत जानकारी है, या फिर ये है कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में था इमोशनली और मेंटली, मैंने 4 शब्द या 4 लाइनें सुनी और वो मेरे दिल को छू गई, अंदर तक चली गई। और शायद मैं अब ये सोच रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा भी है। तो क्या है असली वैल्यू, डिसाइड कर लीजिए। आपने एक कविता लिखा है, हिम्मत। हाँ जी। और उस हिम्मत की जो कविता है उसको सुन के मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। बस यही तो चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। क्या उसका 2 लाइन आप हाँ सुनाना हाँ, दो चाहेंगे? नहीं, वो पूरी सुनाती हूँ मैं, और वो बहुत छोटी सी कविता, बस थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। वो कविता जब मैंने रिजाइन कर दिया था, उससे थोड़े रिजाइन करने वाली थी, उससे थोड़े दिन पहले मैंने लिखी थी। और आप ना बहुत ऐसे डिसीजन जब लेते हो, इतना मेजर डिसीजन, अभी भी लोगों को लगता है कि इतना बढ़िया तो करियर चल रहा था, सारी चीजें हो रही थी, उस सीधी बनी बनी लाइन से हट जाना, वो अपने आप में मेरे लिए तो बहुत करेजियस डिसीजन रहा और बहुत ज्यादा हिम्मत लगी। और उसी के चलते मैंने एक कविता लिखी थी। हिम्मत पहले पहल मेरे घर मेहमान बनकर आई, बैठी, चाय नाश्ता किया और चली गई। मैंने उसे फिर बुलावा भेजा, जरूरत आन पड़ी थी, वो फिर से आई। इस बार हमने दोपहर का खाना साथ खाया, उसने खाना परोसने में मेरी मदद की, बर्तन धोने में भी। हिम्मत जब तीसरी दफा मेरे घर आई, रात घिर आई थी, राशन खत्म हो चुका था, बर्तन गंदे पड़े थे, सांस फूल रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ मुझे पास बिठाया, सांस वापस आने लगी। हिम्मत उस रात मेरे घर रुकी और ठहर गई। शुक्रिया। बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं जो हिम्मत, जो अपने लाइक कविता जो है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत हिम्मत की बात है, बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरे जैसे लोगों को तो बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं मैं रिलेट करती हूँ चीजों से, और मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो रिलेट करते हो और कहीं ना कहीं ओवरकम करते। और बस इतना ही पर्पस होता है जब एक कविता लिखी जाती है और वो पहुंच जाती है, तो जिस तरीके से लेना चाहे वो सुनने वाले पर, समझने वाले पर निर्भर करता है। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आप तक ये कविता पहुंची, और बस इतनी कोशिश रहती है मेरी, जो भी मैं चीजें सोशल मीडिया क्यों आई, ताकि और लोगों तक पहुंच सकूं, किसी और को थोड़ी सी और हिम्मत दे सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी पेडेस्टल पर बैठ के सब कह रही हूँ, मैं रोज स्ट्रगल करती हूँ, रोज अपने आप को बार बार रिफ्यूल करती हूँ। और हम सबके स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा अलग नहीं, कोर में जाके देखेंगे तो कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब उन्हीं चीजों से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ जो अंदर वहीं घटित होता है। तो हाँ, सब कोशिश करते रहें, हिम्मत बढ़ाते रहें सब साथ में, बस ये है कोशिश। आप एक पोएट हो, आपको कोई किताब लिखना हो तो उसका टाइटल क्या होगा? सनफ्लावर इन द डिज्नीलैंड। आपको सनफ्लावर बहुत पसंद है, और मुझे ताना मिला था डिज्नीलैंड का, तुम अपनी डिज्नीलैंड वाली दुनिया में रहती हो। तो हाँ, मेरे दिमाग में ये टाइटल पता नहीं ऐसे अटक गया, और मेरा बहुत मन है कि मैं इस पर कुछ लिखूं। मुझे अंग्रेजी में लिखना भी बहुत पसंद है। अभी उस ऑडियंस तक मेरी चीज़ें पहुंची नहीं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं गई हूँ वहाँ तक। तो अगर लिखूंगी तो ये लिखूंगी। और हिंदी में
हिंदी में कोई टाइटल मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन हिंदी में भी लिखने का मन है। ये तो सपना मेरा बचपन से है। मैं 10वीं क्लास में नोवेल लिखना स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद सोचती थी कि मैं ऐसे यंगेस्ट राइटर बनूंगी। वो फितूर था। और अभी भी उस वाले काले बैग में वो नोवेल का कुछ ऐसे ड्राफ्ट मिल गया था मुझे। मैंने बहुत कुछ कर लिया था उस नोवेल में। आई पूरा एक शहर बना दिया, उसमें कैरेक्टर्स अलग अलग डेवलप करके एक पूरी कहानी रच डाली, और उसके 3-4 आई थिंक 25% to 30% मैंने लिख डाली थी, पेंसिल से लिखती थी। तो हाँ, किताब लिखने का तो बहुत मन है, और होपफुली बिल्कुल। मैं अपने आप को पुश कर दूं थोड़ा सा, तो लिखी जाएगी। आप एक डिजिटल मीडिया और पोइट्री जैसे प्लेटफॉर्म पे हो, और साथ ही में अपने एक कैफ़े भी रन कर रहे हो आप। तो ये जो कैफ़े ओपन करने का एक आइडिया कैसे आया आपके ज़हन में? और कैफ़े का नाम है निफ्राम। हाँ। उसका क्या मीनिंग है और क्या सोच के आपने ये नाम रखा? ओके, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक तो क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। और इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने आप को बताया कि मैं शुरुआत से ही आर्टिस्टिक फील्ड्स में जाना चाहती थी, क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहती थी। और मैं इमेजिन करती हूँ एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग, हाँ ठीक है, काम धाम सब बढ़िया है, आपको करना पड़ेगा, आपको सरवाइव करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो तो मैं हर महिला से, हर इंसान से, सबसे कहना चाहती हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ टॉप नॉच थिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। आपके पास, आप आर्थिक तौर पर स्टेबल होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा आपके मन में वो जो बच्चा होता है, जब वो पेंट कर रहा होता है या जब वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और वो समय कहाँ निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हो अपने आप ही। आपका इनर चाइल्ड जॉयफुल होता है। वो जब बच्चा होता है उसे दुनिया की इन सारी कंडीशनिंग्स और सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, वो बहुत प्योर होता है। वो कहाँ से आ रही है, आज के टाइम में उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं, कैसे उसको रिवाइव कर सकते हैं, दैट इनर चाइल्ड, दैट जॉयफुल चाइल्ड, जिसे पता है जिंदगी कैसे जी जाती है और वो जी रहा है। उसको कोई 5 पॉइंटर पोस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू मेक माई लाइफ बेटर, ही इज जस्ट लिविंग हिज लाइफ। तो हम यहाँ आर्ट के थ्रू, आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू, क्योंकि आर्ट इज़ वन ऑफ द मीडियम जो सारी चीज़ों को इनको जोड़ देता है, एक्सप्रेशन होता है। हमने सोचा, और मैं बहुत पहले से सोचती थी, मेरे दिमाग में चलता रहता था कि क्या कोई ऐसी जगह एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर लोग गाना गा रहे हों, नाच रहे हों, अपनी बात कह रहे हों, और उन्हें एक सेफ स्पेस मिल सके। उन्हें जज, वो इस डर में कोई चीज़ अपने अंदर ना रखें कि मैं जज किया जाऊंगा या की जाऊंगी। तो हम वो सेफ स्पेस बनाना चाहते थे आर्ट के थ्रू। और ये दिमाग में मेरे चलता रहता था आइडिया कि मैं कभी कुछ ऐसा करूंगी। मैंने तो अपना, शायद मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर ही मैं करी है, 10 ईयर्स डाउन द लाइन में यही कर रही होंगी। कोई पहाड़ तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है जब इस तरह की कोई चीज़, कि पहाड़ों पे होंगी, मैं इस तरह की अपनी कोई ऐसी जगह बना लूंगी जहाँ पर आर्टिस्ट होंगे, वो अपनी आर्ट क्रिएट कर रहे होंगे, और मे बी एक बेहतर दुनिया की झलक उस जगह पर मिल सकती। तो इस तरह का मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती थी। अब हुआ यूं कि मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं अपनी सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैंने कहीं और ज्वाइन नहीं किया था और मेरा मन नहीं था कहीं ज्वाइन करने के लिए फ़िलहाल। ऐसा नहीं है कि यू नेवर नो चीज़ें किस तरह से शेप लें, लेकिन उस टाइम पर मैं जर्नलिज्म और नहीं करना चाहती थी। सो आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल। मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर भी फोकस कर रही थी, लेकिन बीच में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि एक कैफ़े है यहाँ पर, एक जगह है, और वो उस टाइम पर वो जगह बिकने वाली थी, कुछ इस तरह की चीज़ हुई। और वो जगह अच्छी थी, वो सुंदर थी, और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमें लगी। तो आकाश गौतम, जिनसे आप अभी मिली भी हैं, हम लोग सोच रहे थे कि वो उसको इस तरह से क्रिएट किया जाए, क्योंकि आकाश खुद थिएटर से जुड़े हुए हैं, और वो कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, बड़े अच्छे राइटर खुद भी हैं, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो दिमाग था वो एक दिशा में चल रहा था,
दिल भी, कि अभी कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जहाँ पर हम ये दोनों आइडियाज़ को कंबाइन कर सकें, और आर्ट उसके सेंटर में होगा, आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम जब डिसाइड हुआ कि थीम क्या रखते हैं, क्योंकि अलग अलग कैफेज अलग अलग थीम्स पर होते हैं, तो वो एक और अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। हमने कहा इसको थीम नहीं, इसको डायनेमिक बना देते हैं, इसमें सब कुछ होगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ करते रहते हैं, एक जगह तक सीमित नहीं है। मुझे नीश बहुत ज़रूरी है काम धंधे के लिए, लेकिन मुझसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बंद कर रहा नहीं जाता। तो बस ऐसे ही करते करते वो चीज़ डेवलप हो गई, और कोई इस तरह का हमने पेपर पर नहीं बनाया प्लान कि इसको ऐसे सजाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। जो दिमाग में आता चला गया, जो जिस टाइम पर सही लगता गया, हम वो करते गए। और हमने वो पूरी जगह खुद अपने हाथों से बनाई है, हैंड क्राफ्टेड है वो पूरी। मेरी बहन कनीशा उनका नाम है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मदद की, बहुत सारे फ्रेम्स। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, हालांकि वो आर्ट फॉलो नहीं करती है, वो आर्ट बना नहीं रही है, उसको बहुत पुश करना पड़ता है, लेकिन फॉर द कैफ़े शी मेड इट, एंड आई मेड श्योर शी गेट्स पेड फॉर इट, क्योंकि फ्री का काम नहीं करवाना है। और ये बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहती हूँ, ये जो पूरी गिग इकॉनमी हो गई है, चीज़ें हो गई हैं, कि हर किसी के लेबर की एक वर्थ है, काम की एक वर्थ है, तो उन्हें उनका पैसा दीजिए। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पीपल विल जस्ट वर्क फॉर फ्री। तो और मैं अपने घर में वो शुरुआत करना चाहती थी, और की भी, अच्छा लगा कि कर पाई। तो बस ऐसे करते करते चीज़ें शुरू हो गई, और हमने ये मार्च एंडिंग में स्टार्ट किया। और चैलेंजेस हैं अपने 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 तरीके के, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स से लेकर, आप लॉजिस्टिक्स भी कर रहे हैं, आप क्रिएटिव एनर्जी भी दे रहे हैं। हमने आई थिंक 9 से 10 ओपन माइक्स अभी तक ऑर्गेनाइज करवा ली होंगे, और जो माइक्रो इवेंट्स हैं वो हम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। और कोर क्या रहता है कि लोग आके अपनी कहानियाँ कहें, मिले एक दूसरे से। जो ऑनलाइन दुनिया हो गई है खाली, जहाँ पर रिश्ते उतने ही सतही रह गए हैं, जब तक आप ऑनलाइन रहते हो, आप रिप्लाई कर रहे होते हो, और उसके बाद एंजाइटी, कोई रिप्लाई ना करे तो एंजाइटी, कोई बातचीत बंद हो जाए तो एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें। अभी ना आप आमने सामने मिल लो, बात कर लो, क्योंकि आप जब आमने सामने, हम आज बैठ के इतनी सारी बातें हमने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने शुरुआत में, जब हम इस कॉन्वर्सेशन से पहले बात कर रहे थे, कि आप जब भी किसी के साथ बैठते हो तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, वो इससे संभव नहीं है। और इससे याद आया, प्लीज़ आप मेरी नेल आर्ट कर दीजिएगा। एकदम। बहुत बेहतरीन नेल आर्टिस्ट हैं, और मैंने जीवन में अपने नाखूनों पे कुछ नहीं करवाया, तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो कह रही हूँ, आप निफ्राम में आके नेल आर्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल, पक्का। ये डील रही? पक्का दिल। तो बस यही था। और निफ्राम का मतलब आपने मुझसे पूछा, निफ्राम का मतलब होता है फ्री फ्रॉम वर्क एट लेजर। मैंने बहुत काम कर लिया था, मैं 7 सालों से लगातार, 7 क्या उससे पहले से भी लगातार काम ही किए जा रही थी। और निफ्राम मेरी ज़िंदगी में उस एन मोमेंट पर आया जब मैं उसी स्टेट में कहीं ना कहीं थी, या यूं कहें कि उस स्टेट में जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आसान नहीं होता। जब आपकी बॉडी और आपका माइंड इतने दिनों तक वो फुली स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करने का आदी हो चुका हो, तो रेस्ट करना भी गुनाह लगता है। आपको लगता है कि आपने पता नहीं कितना कितना सारा वक्त पड़े पड़े गुजार दिया, या रेस्ट करते हो, आपके दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव कॉनोटेशन उससे जुड़ी हुई आती है। हम यहाँ रेस्ट को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि आराम करना भी ज़रूरी है। आप रिचार्ज नहीं होंगे तो आप कैसे और चीज़ें कर पाएंगे। जो जिस तरह का बर्नआउट कल्चर हमारे आसपास है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है एम्बिशन, ठीक है अचीवमेंट, ठीक है सक्सेस, पर उसका क्या, उस ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम का क्या जो आप अपने लिए भी दे सकते थे, अपने आप को बेहतर जानने में, अपने आप को और रिचार्ज करने में। वहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं, आप आर्ट बना सकते हैं। हमने एक चीज़ की हुई है वहाँ पर कि आप जब भी टेबल पर बैठेंगे आपको एक कार्ड मिलेगा, और उसमें और साथ में क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल कलर्स हैं। तो आप जो बचपन में जो सीनरी नहीं बनाते थे हम,
दैट हट एंड दोस माउंटेन्स, और एक सन घर होता था बनाते उसका, थे, एक रास्ता होता था। हाँ, उसका ये आप उसमें वो एलिमेंट्स दिए हैं, बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आप एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, आप उन दिनों में चले जाते हो जहाँ आप केयर फ्री थे। काल्पनिक स्टोरी बना लेते हैं हम। यस, आप केयर फ्री थे, आपको फिक्र नहीं थी, और आप एक्चुअली में अपनी जिंदगी जी रहे थे बहुत सारी चिंताओं से दूर। चिंताएं इनएविटेबल हैं, काम धाम सबके साथ में आती रहती हैं, लेकिन आप उससे शायद बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास खुला हुआ है। तो हम नेफ्राम में वो ऑप्शन आपको देना चाहते थे, एक ब्रीदर की तरह, जहाँ आप रुक के चैन की सांस ले सकें, और हाँ फिर आप अपना काम धंधे में जाइए, करिए जो करना है। तो बहुत बस अच्छा। ये कॉन्सेप्ट था। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा आर्ट पसंद है, तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। प्लीज, मैं तो कहूंगी आप वहां पर आकर सिखाइए भी और बनाइए भी, आपका जो मन करे, इट्स ऑल ओपन एंड इट्स लवली। थैंक यू। आइए। आप तो ट्रैवल करते रहते हैं लाइक काम के सोर्स में, तो ऐसा कोई जगह है जो आपको जाना बहुत पसंद है और क्यों पसंद है? मेरा ना हाँ, मैं काम के सिलसिले में जब रिपोर्टिंग वगैरह की, तब ट्रैवल मैंने बहुत किया, और लेकिन अभी तक भी इतनी सारी चीज़ों से मुझे लगता है मैं अपने आप को जकड़े हुए हूँ कि मैं कहीं पर्टिकुलरली दोबारा भी नहीं जा पाई। ऐसा हुआ कई बारी। मैं अपना ट्रैवल फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक जगह बैठे बैठे बहुत चीज़ें नहीं कर सकते। मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं। मुझे भी। मैं बस वो सुकून वहीं पर जाकर मुझे मिलता है। और पता है, जब नेफ्राम के बारे में कुछ लोग बोलते हैं, जब मौसम बड़ा अच्छा सा होता है, अभी बारिश जैसे हो रही है, तो लोग अगर कोई ये कह देता है ना, यार यहाँ से एकदम पहाड़ों वाली वाइब आ रही है, तो मेरा ऐसे दिल गदगद हो जाता है। उनका कुछ पहाड़ हम यहाँ पर ले आए। तो आप मुझे किसी भी पहाड़ वाली जगह पर ले जाइए, मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा ही लगता है। अभी आपने सवाल पूछ लिया, तो मेरा और ज्यादा मन मेरा करता है। यही, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत थक चुकी हूँ, कहीं भाग जाती हूँ। हाँ। मेरा पता नहीं दिमाग में ही रहते हैं। पहाड़ों पर आपके पास अगर कोई शहर है, कोई जगह है, कोई गांव है, तो मुझे जरूर रेकमेंड कीजिएगा। मेरा मन करने लगा है ये पूछते। आपने वो फिर से वो क्या कहते हैं उसको, रीइग्नाइट कर दिया है। थैंक यू। तो आपका कोई ऐसा लाइक आदत हो जो आप जब फ्री रहते या कैमरा के पीछे रहते, अब आपसे मैंने बात किया तो बहुत ह्यूमर नेचर के हो आप, तो आपको क्या करना पसंद है? मुझे ओहो, ये मैं उल्टी सीधी बातें तो बताऊंगी नहीं। मुझे लिखना पसंद है, बहुत हो गया है तो। अरे यार, मैं वेब सीरीज मैं बहुत सारी वेब सीरीज देखती हूँ। मैं जब भी मैं फ्री होती हूँ, मुझे कोई भी ऐसे थ्रिलर और कोई भी स्पाई थ्रिलर हो, जहाँ पे ऐसे एक जासूस जा रहा हो या कोई स्पाई जा रहा हो, और उनसे रिलेटेड कोई ऐसी मिस्ट्री वाली कहानी। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि मैं बचपन से ही, मुझे मिस्ट्री नॉवेल्स और डिटेक्टिव नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ऐसा कुछ भी होता है ना, मैंने लिस्ट बना रखी है पूरी, एक ऐसी है, मैंने ये देख डाला है सारी चीज़ें, और मुझे बड़ा, उसके बाद क्या देखेंगे? हाँ, उसके बाद क्या देखेंगे, ओ हो, मैं खो जाती हूँ। मैं पूरा टाइम मैं बिंज वॉच करती रहती हूँ, और बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है। लोग ये समझ नहीं पाते कि मेरा क्या ऑब्सेशन है उनके साथ। दूसरी चीज़, तो हाँ, थ्रिलर्स देखना मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ रीडिंग, मैं अब कम कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है। और अगर मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाती, तो मैं जहाँ तहाँ कोई आर्टिकल हुआ, अच्छी वेबसाइट्स हुई, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। और सोशल मीडिया पर भी एटलीस्ट मैंने बहुत अच्छे अच्छे पेजेस फॉलो कर रखे हैं। तो अगर मैं स्क्रॉल भी कर रही हूँ, थैंकफुली मुझे रील स्क्रॉल करने का वो छूट गया है, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा था, यू आर कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉलिंग दोज रील्स। और बस हाँ, ये फ़ोन मुझसे कोई मेरा छीन के ले जाए तो मैं और अपनी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरे को कि फोन के बिना कितना दिन रह सकते हैं आप? तो आपने बोल दिया तो मुझे याद आ गया। हाँ, तो बस मुझसे मेरा ये फ़ोन छीन के ले जाए, क्योंकि वो अजीब सा आदत है एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाने का, वो मुझे बहुत ख़राब कर रहा है। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत गिल्टी होता है। तो आई थिंक अगर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, तो मैं कुछ बेहतर आंसर आपको पुख्ता आंसर लेके आऊंगी कि मैं इतने दिन रह सकती हूँ फ़ोन के बिना। मैं छोटा वाला फ़ोन लेती हूँ, सैमसंग गुरु ले लेती हूँ, पुराने ज़माने की तरह। वो ठीक
था। मैं मेरे पास बचपन से कभी फ़ोन वैसे नहीं रहा जैसे लोगों को, बच्चों को 9th-10th में मिल जाते थे। मुझे 12th के बाद भी वो एक नोकिया का उसका वो मॉडल भी याद नहीं रहा, वो नोकिया फ़ोन का। था मेरे पास और मैं उसमें खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी एज़ सच। पर उसके बाद आधे से ज़्यादा, आधे क्या बहुत लंबा समय इसमें निकल जाता है और आप ये सोचते हो कि काम सिर्फ इसी पर हो रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसी पर हो रही हैं, लेकिन ये फ़ोन एडिक्शन अच्छा नहीं है, ये बहुत चीज़ें ख़राब कर रहा है। यानी मम्मी परेशान रहती हैं, तुम्हें ये फ़ोन क्या दे रहा है ऐसा, पढ़ाई क्या सिर्फ फ़ोन से होती है। बहुत तरह के ऐसे ताने पड़ते हैं और वो सही ताने पड़ते हैं, पढ़ने चाहिए और पढ़ने चाहिए, कोई मेरा फ़ोन छीन के ले जाए मुझसे। इंटरेस्टिंग बात है। बहुत लोग बोलते हैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, बट कुछ अलग सुनने को मिला। हाँ, मैं रहना चाहती हूँ। कहीं कुछ ऐसे टिप्स भी होते हैं कि आपको सोने से पहले फ़ोन आप अपने से दूर रखना चाहिए। एक पॉइंट आया था मेरे जीवन में 2019 में, जब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगती थी, मैं फ़ोन कम से कम, और वो इंटेंशनली कम से कम इस्तेमाल कर रही थी। तो आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, मुझे वो याद आ गया और अब मैं इंस्पायर हो गई कि अगर मैंने पहले वैसा कर लिया तो मैं दोबारा फिर से वैसा कर सकती हूँ। थैंक यू। वेलकम। तो अब हम चल रहे कुछ इससे हट के, हाँ। लाइक प्यार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैं। जी। आपको कभी किसी से प्यार हुआ? मुझे कभी किसी पर क्रश नहीं हुआ। मैंने डायरेक्ट मोहब्बत वाली स्टेज में मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें, आपका दिमाग इधर से उधर लग जाता है। लेकिन इस सवाल पे आके मैं थोड़ा सा अटक जाती हूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। बट हम जिस तरह के प्यार को रोमांटिसाइज करते हैं, all through these years, I have understood one thing about love, that it should not be difficult. इतना परेशान करने वाला, इतना स्ट्रगल भरा नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से भी हो सकता है। और सिंस बिकॉज ऑफ आर मे बी चाइल्डहुड से जिस तरह का माहौल हमें मिला है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई इस तरह का प्यार आता है जहाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, बहुत कामली सब कुछ हो रहा है, तो हमें शायद उसमें मज़ा नहीं आता। We sometimes seek discomfort, sometimes क्या most of the times हम उस तरह की चीज़ें सीख करते रहते हैं, शायद अपने आप को समझाने के लिए कि यही प्यार होता है। लेकिन नहीं, अगर प्यार बोरिंग हो सकता है, इट इज़ ओके। हमेशा ये इतने हाइज एंड लोज होना ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे भी चल सकता है और वो बेहतर होता है। आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट रहता है। और दूसरी चीज़, खुद से प्यार करने वाली बात, सेल्फ लव। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे मेरी वैल्यू पता होगी तो शायद मैं अपनी वैल्यू दूसरे लोगों से भी और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगी, बता पाऊंगी। और अगर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो रही है, या फिर मैं यहाँ पर श्रिंक हो रही हूँ या डिमिनिश हो रही हूँ किसी वजह से, तो शायद वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं इंडिविजुअल लेवल पर, अगर ये एडिशन है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ये आप कंप्लीट हो ऑलरेडी, ये एनहांस करने के लिए हैं। तो एनहांस आप अच्छी चीज़ से ही करते हो, तो उसमें इतना स्ट्रगल क्यों हूँ? अगर इस तरह की चीज़ें चल रही, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक काम लव वो भी आपको मिल सकता है जो आपको इन्हांस करे, साथ वाले को भी इन्हांस करे, आप उसकी ज़िंदगी में कैसे हो या वो आपकी ज़िंदगी में कैसे है। हाँ, तो मैं ज़्यादा बड़ी लव गुरु तो हूँ नहीं, इसमें मेरा करियर भी नहीं हो पाएगा। मैं ज़िंदगी की बात ज़्यादा करती हूँ और प्यार ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। यस। तो दोस्ती कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्या आपका कोई खास दोस्त है, जब आप बहुत लो फील करती हो तो आपको लगता है उनसे बात कर लूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ? ये आपने मेरी ऐसी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। दोस्ती तो बहुत ज़रूरी है। आप प्यार व्यार में, रिलेशनशिप में लड़ाई कर लो, आप जाओ किसके पास? जोक्स अपार्ट,
मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा दोष देना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बेहतरीन लोग, जिनके साथ एक अच्छी दोस्ती डेवलप हो सकती थी, वो बेहतर रिश्ता चल सकता था। लेकिन मैं ही अपनी पता नहीं किन चीज़ों में इतनी ज़्यादा उलझी रही कि आई लॉस्ट देम। लाइफ के फ्लो में ऐसे ही कि हाँ बिजी हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने बहुत अच्छे लोग, और ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं रहे मेरी ज़िंदगी में। मेरे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट दोस्त हैं। मुझे मेरी वर्क प्लेस, एक्स वर्क प्लेस लल्लन टॉप से इतने प्यारे लोग मिले हैं, मैं बता नहीं सकती। जतिन, दीपक, श्वेता, अगर आप देख रहे हो, मुबारक सर, अभिषेक, आयुष, ओ माय गॉड, बहुत लिस्ट लंबी है। ऐसे लोग हैं जिनको मैं काम भी कर रही हूँ उनके साथ में, और बहुत सारी चीज़ें शेयर भी कर सकती हूँ। अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरे से काम जो इस टाइम पर जिस जिस तरह के माहौल में मैं अब हूँ या अपने आप को बढ़ाना चाहती हूँ, वहाँ पर काम ऐसे तो होगा नहीं कि मैं बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप रख के, और मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। मेरा पूरा काम अब कनेक्शन बेस्ड है। कनेक्शन इन द सेंस हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो नेटवर्किंग वाले कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लिंक्डइन कनेक्शन की मैं बात नहीं, उसमें तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कच्ची हूँ। लेकिन मैं बहुत आइसोलेटेड रही, और जब भी मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना, जब बहुत छोटे से, मैंने कहा ये छोटे से बच्चे के साथ क्यों हो रहा है ऐसा। इफ आई लुक बैक, मैं जिन लोगों के साथ मुझे लगता था कि वो मेरे दोस्त हैं, वो लोग मुझे बुली करते थे, और वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। मैं हमेशा आई वॉज लाइक कि मुझे प्रूव करना है कोई चीज़ कि आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ इट, एंड आई वॉज टायर्ड, सो मैं हट गई, एंड आई डिवोटेड माई सेल्फ टू, वही जो मैंने आपको बताया शुरू में, हम कह रहे थे एक एक चीज़ में लगा दिया, रमा दिया। मे बी वो भी मेरा एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। अभी अगर मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करते करते ऐसा लगा कि मे बी इट वॉज दैट। तो हाँ, कभी दोस्तों का ना होना बहुत ही शुरुआत से, मेरे पास कोई ऐसा लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त होते हैं, वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं कुछ लोग। मैं अपने आसपास देखती हूँ इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं उनमें और ज्यादा लेकिन स्टिल दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं आई वंडर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं रहा। फिर कॉलेज में भी इस तरह के बहुत खूबसूरत लोग मिले, अब अपनी अपनी अलग अलग दुनियाओं में हैं। लेकिन हाँ, मैं जितने भी लोग अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर मेरे दोस्त रहे, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं शायद उनकी वजह से सेन रही, पता नहीं अच्छे से संभाल लिया उन्होंने। सो अगर आप कभी मेरे दोस्त रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस अपने आप को भी एक एडवाइस, और शायद जो देख रहे हैं उनको भी, कि दोस्तियां संभाल लीजिए। बहुत काम क्या अच्छा लगता है, काम तो आती आती हैं, आप जाके उनसे कुछ भी कह सकते हैं। और हाँ, बेहतर दोस्त चुनिए, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, कैटेगरीज होती हैं, और उनको वो बाउंड्रीज बनानी चाहिए। एक्वेंटेंसेस हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, और आपको वो पता चल जाता है। और आप, मुझे लगता है इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस हम सभी के अंदर अगर नहीं है तो डेवलप कर ली जाए। अब करंटली मेरी ज़िंदगी में जो लोग हैं, मुझे खुशी है कि मैं इतने प्यारे क्यूट लोगों को चुन पाई, वो मुझे चुन पाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप एक जर्नलिस्ट हो, तो क्राइम के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, तो एसिड अटैक के बारे में आपने सुना ही होगा, और हम लोग एसिड अटैक के कॉज में काम करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जागरूकता बहुत कम है, और ये जो क्राइम है बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे हम इस क्राइम के बारे में और लोगों को जागरूक कर सकते हैं और इस क्राइम को रोक सकते हैं? देखिए, 2 स्टेज पर जो आपने सवाल पूछा बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो इस क्राइम की, अगर मैं खाली एसिड अटैक जो एक क्राइम अगेंस्ट वेमेन उसकी बात करूं, तो इसकी जो विभत्सता है उसका अंदाज़ा दूसरे छोर पर बैठा व्यक्ति शायद कभी लगा भी नहीं सकता। हमारे देश में जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट वेमेन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इतने तो अनरिपोर्टेड हैं, उसमें काम हो रहा है। आपको यही जवाब भी मिलता है सामने से, जब आप
पॉलिसी के लेवल पर ये चीज़ें पूछते हैं, आपको जवाब कि हाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा काम छूट रहा है वो अवेयरनेस को लेकर है। अवेयरनेस इन द सेंस, किस तरह की अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं? माइंडसेट। आप कल्चरल चेंज कभी भी खाली बहुत बहुत माइन्यूटली, बहुत ही ग्राउंड पर जाकर, ग्रास रूट पर जाकर आपको वो कल्चरल चेंज या शिफ्ट हो सकता है। आप केवल और केवल बातों से तो उसको नहीं ला सकते। और बातें भी फिर ऐसी, जब मैं शुरुआत में आपसे बात कह रही थी कि डायलॉग और कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। दो जेंडर्स एक दूसरे को किस तरह से देखते हैं, मेन एंड विमेन, अगर हम पर्टिकुलरली इन दोनों की बात करें, वो एक दूसरे को किस तरह से देख रहे हैं। जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने फर्स्ट हैंड इन सारी चीज़ों का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया और वो सिर्फ अब ये देखते हैं कि रील्स पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं या फिर सोशल मीडिया पर कैसी चीज़ें आ रही हैं, उनका सामना उस भयानकता से कभी नहीं हुआ, तो उनको एहसास भी नहीं है। क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं? हम उन तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? सवाल इन पर होना चाहिए। और फिर किस तरह का कॉन्वर्सेशन या डायलॉग होना चाहिए? आज हम और आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं और हमें देखने वाले, हमसे शायद मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे यंग लोग होंगे, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे यंग लोग होंगे, और उन तक वो बात पहुंचेगी, शायद ये मल्टीप्लाई हो जाए और एक बीज बो दिया जाए। शुरुआत तो यहीं से होगी। बाकी अपने अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, वो फिर से अपने आसपास की जगहों में एक्शन लेने से शुरू होगा। मेरे ख्याल से आप दिखाइए, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए। मैं अगर खुद वो नहीं कर सकती जो मैं प्रीच कर रही हूँ या बता रही हूँ, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे परिवार में रही जहाँ पर मुझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ फेस करने को नहीं मिली। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरे एरिया में बहुत सारी वो लड़कियां होंगी जिनको ये कभी फेस करने को नहीं मिला? लेकिन शायद वो देख के कि आसपास हो क्या रहा है, हमारे में से कोई उठकर ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट फेस दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यही बात आती है क्राइम्स पर भी। यहाँ पर सरकारों से ये पूछने की ज़रूरत है कि आप क्या स्टेप ले रहे हैं और वो कितनी तेज़ी से लिए जा रहे हैं, क्योंकि जीवन अंतहीन नहीं है। ये स्टेप्स अंतहीन क्यों हो रहे हैं? हम हर चीज़ में रफ्तार की बात करते हैं कि हम इतनी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, इतनी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उनमें रहने वाली आधी आबादी अगर हर रोज़ इस डर में जीती है कि उसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये कितनी ख़राब बात है। तो पॉलिसी के लेवल पर उस दिशा में काम होना चाहिए। और इवन हम जिन लीगल राइट्स की बात करते हैं, जिन कानूनों की बात करते हैं, आप अगर मैं एसिड की बैन हुआ, वो ओवर द काउंटर सेल एसिड की बैन हो गई, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे पूरी तरह से वो रुक तो नहीं रहे? कहीं से तो आ रहा है, कहीं से तो वो लोग सोर्स कर पा रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और ये बात उनका 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 क्या डायनामिक रहता है उनके दिमाग के अंदर कि वो ऐसा कर देते हैं। मुझे पता है कि आप एक साथ सब कुछ ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश स्टेप बाय स्टेप करने की होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि जितनी पावर से वो काम कर सकते हैं, शायद हम और आप उससे बहुत ज़्यादा। हम लोग, अगेन, मैं एक यूनिट में काम कर सकती हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस को बेहतर कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार को बेहतर कर सकती हूँ, या अपने आसपास का थोड़ा बहुत एरिया उससे बेहतर, या जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में अवेयर कर सकती हूँ, उनको इन क्राइम्स के बारे में अवेयर कर सकती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट एंड एजेंसीज जो एक बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत तेज़ होगा, बहुत बड़ा होगा और स्विफ्ट होगा। ज़्यादा लोगों को वो इम्पैक्ट करेगा और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश उससे हो सकती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो यूनिट के लेवल पर काम है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब साथ में चलेंगी तो हम एक ऐसा डेवलपमेंट शायद इसमें देख पाए, ऐसी प्रोग्रेस इसमें देख पाए जो स्टेबल है, जो किसी और चीज़ के आने से एकदम थरथरा नहीं जाएगी, जिसकी रूट मजबूत है। तो मुझे बस यही कहना है। दूसरी चीज़, बस इवन जो यंगर जनरेशन है जिसको इसकी विभत्सता के बारे में जानकारी नहीं है,
एटलीस्ट हम अपने सोशल मीडिया जिन जिन जगहों से हम जुड़े हुए हैं उन तक पहुँचा। छाव फाउंडेशन उसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत सारी चीज़ें नीचे देखी और खुशी हुई कि हम किस तरह से सब कुछ नॉर्मलाइज, क्योंकि वो नॉर्मल है, वैसा ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने मेरी कहानी सुनी, मैं आपकी कहानी भी सुनना चाहती हूँ, लेकिन ये स्पेस देने के लिए शुक्रिया। एंड मुझे बस खुशी होती है कि हम साथ मिलकर सब करें। और दिस इज इट। हमारी आइडेंटिटी बहुत ऊंची है उन चीज़ों से जो हमारे साथ हुई हैं। बस यही है। और मिलके ही कुछ करा जा सकता यस, दैट इज वाई ऑलवेज कोलैबोरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हमें दी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत इंस्पायर हुई मैं। आई होप हमारे ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ मुझे नहीं पता था, मुझे पता चला। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई ये सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा है अभी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि कुछ बैगेज जैसा निकल कुछ जब आप एक्सप्रेस करते हो और जब आप उनको शब्द दे देते हो बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे, बहुत लोगों ने ऐसे कि हाँ कुछ निकलवा लेते हैं कुछ बात, और मैं अगर कंफर्टेबल नहीं होंगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। कोई भी इंसान, यू मेड मी सो कंफर्टेबल कि मैं ऐसा बात कर पाई हूँ। और नेल आर्टिस्ट पेंटिंग तो वो तो कैफे में जाके। हाँ, कैफे में जाके आप मेरे साथ चल रही हैं अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।